हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में। इससे पहली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था क्रिया और काल। तो क्रिया के भेद आपने पढ़े और क्रिया में ही हमने काल को पढ़ा, जिसमें आपने क्रिया के भेद पढ़े थे। साथ ही साथ हमने काल पढ़े और काल के 3 कालों के बारे में वहां पर हमने पढ़ा, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के बारे में। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विशेषण, एडजेक्टिव्स। तो विशेषण क्या होता है? देखिए, किसी भी वाक्य में देखिए आपके पास सबसे पहले एक संज्ञा या सर्वनाम होगा, क्रिया होगी और उस क्रिया के बाद वहां पर विशेषण हो सकती है। देखिए, मैं यहाँ एक वाक्य लिखूं, जैसे फल या राम खेलता है। राम खेलता है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये वाक्य भी यहाँ पर कंप्लीट है। राम आपका संज्ञा है और खेलता है ये आपकी क्रिया है। तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए आपके पास संज्ञा और क्रिया, ठीक है, सबसे छोटा जो वाक्य है संज्ञा और क्रिया आपको चाहिए। संज्ञा या सर्वनाम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है क्रिया है, ठीक है। और क्रिया वहां पर होगी, हो सकता है किसी वाक्य में क्रिया ना हो, लेकिन यहाँ पर देखिए राम खेलता है, ये आपका राम आपका संज्ञा है और ये आपका क्या है, क्रिया है। मैंने कहा राम अच्छा खेलता है। राम अच्छा खेलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राम आपका संज्ञा हो गया और ये खेलता तो आपकी क्रिया है, ठीक है। और ये आपका अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। तो किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या फिर किसी काम की हम बात कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम बात खेलने की नहीं बल्कि बात करेंगे राम की, कि राम अच्छा लड़का है, ठीक है। राम, ये तो क्रिया विशेषण में आ जाएगा, राम अच्छा लड़का है, ठीक है। इसको नहीं, इसको आप छोड़िए, अभी इसको हम बाद में बताएंगे, इसके बाद क्रिया विशेषण में। आप इस उदाहरण पर ध्यान दें, राम आपका क्या है, अच्छा लड़का है, ठीक है। तो यहाँ देखिए राम आपका क्या है, कोई संज्ञा है और अच्छा लड़का है, ये आपका अच्छा शब्द जो है क्या बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा है। ये राम की विशेषता बता रहा है, राम अच्छा लड़का है। तो देखिए ये अच्छा जो है राम की विशेषता बता रहा है, अर्थात यहाँ पर हम क्या कहेंगे, विशेषण क्या होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को आप विशेषण कहेंगे। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। और आप यहाँ देखिए एक पेड़ है, इस पेड़ पर आम लगे हैं, ठीक है। अब आम की क्या क्या विशेषता है, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है कि आम पीले हैं, दूसरा यहाँ पर ये पके हैं, तीसरा यहाँ पर मीठे हैं, चौथा ये ताजे हैं और रस भरे हैं और स्वादिष्ट हैं। ये सभी जो हैं आम की विशेषताएं हैं। ये जो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये सभी आम की विशेषता है। और इससे आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यह आम रस भरे, मीठे और ताजे हैं। यह आम मीठा है, यह आम ताजा है। यहाँ आप देखिए आम के लिए रस भरा, मीठा और ताजा शब्द जो है प्रयोग किया गया है और इसके द्वारा ये आम के गुणों को दर्शा रहे हैं, ठीक है। आम के गुणों को दर्शाया जा रहा है, यही आपका विशेषण है। तो आम यहाँ पर कोई संज्ञा है, ठीक है, और इसी की हमने विशेषता बताई। और विशेषता क्या क्या हो सकती है, रस भरे, मीठे, ताजे। तो ये जो है अलग अलग विशेषता हम किसकी बता रहे हैं, आम की अलग अलग विशेषता बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ से परिभाषा लिखेंगे विशेषण की कि संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा
सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों। अब यहाँ पर आप देखिए हमने क्या लिखा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम। इसमें विशेषता में क्या क्या आ जाता है, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर बड़ा, रस भरा, मीठे, ताजा, काला, लंबा, सुंदर, कायर, दयालु, भारी, दो, ये सभी विशेषताएं हैं किसकी, ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता हो सकती है। ठीक है, वो चाहे संज्ञा हो या आपका सर्वनाम हो। ठीक है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही हम क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। विशेष्य क्या होता है, विशेष्य जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर यह आम मीठा है, आम आपका क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और ये विशेषता किसकी बताई गई है, आम की ही। तो आम को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर, विशेष्य, अर्थात जिसकी हम विशेषता बताते हैं वही आपका विशेष्य कहलाता है। इसमें लिखा है, इसमें आम आपका विशेषण, मीठा आपका विशेषण है और आम आपका विशेष्य है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वही आपका विशेष्य कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वही आपका क्या कहलाता है, आपका विशेषण विशेष्य कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ उदाहरण में, यहाँ देखिए 2 किलो चावल। इसमें एक चीज और लिखा है, इसमें विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। ठीक है ना, पहले भी आ सकता है और उसके बाद भी आ सकता है। देखो 2 किलो चावल, तो यहाँ चावल की विशेषता बताई गई है, अर्थात चावल आपका विशेष्य है और विशेष्य बाद में आया और विशेषण पहले आ गया। 2 किलो, हमने कहा था ना संख्या भी क्या होती है, विशेषण को ही बताती है। यदि हम किसी संख्या के बारे में कह रहे हैं कि 2 किलो चावल, तो यहाँ पर 2 किलो आपका विशेषण है। ठीक है, और चावल की विशेषता बताई गई है, चावल कितने हैं, 2 किलो हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये भी आपकी विशेषण है। अब आम खट्टा है, आम आपका विशेष्य है और खट्टा आपका क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर विशेष्य आपका कहाँ आया, आपका विशेषण किसके बाद आया, विशेष्य के बाद। आम यहाँ पर आपका क्या है, विशेष्य जिसकी आप विशेषता बताते हैं, और खट्टा आपका क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो खट्टा आपका क्या है, विशेषण है और आम आपका क्या है, विशेष्य है। ठीक है, तो 2 टर्म्स आपको याद रखने हैं, 2 शब्द याद रखने हैं, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या होता है, जो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना आप लिखेंगे विशेष्य के बारे में। यहाँ आपने हेडिंग डालना है विशेष्य, और यहाँ आप लिखेंगे कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाए वह विशेष्य कहलाता है, वही आपका क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। चलिए यहाँ पर आप लिखेंगे विशेष्य के बारे में कि जिस संज्ञा या अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाए वह आपका विशेष्य कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखें विशेषण के 4 भेद, विशेषण के 4 भेद। कौन कौन से भेद हैं, पहला भेद है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। 4 भेद आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे सभी। विशेषण के 4 भेद आप लिखेंगे। 4 भेद हैं विशेषण के। पहला भेद है
गुणवाचक। तीसरा है जिसमें आप किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों या दोषों के बारे में बताएंगे कि ये इसका गुण या दोष हो सकता है। दूसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, इसमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की मात्रा या नाप तोल के बारे में बताया जाएगा। इसी प्रकार से आपका तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें आप किसी संख्या के बारे में आप बताएंगे। और यहाँ पर भी जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर इसके भी दो भेद हो जाएंगे। संख्यावाचक के भी दो भेद हो जाएंगे। संख्या एक तो निश्चित होती है, ठीक है, और एक संख्या अनिश्चित होती है। अब इसको उदाहरण से नीचे देखेंगे। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। ऐसे ही परिमाणवाचक भी आपका, परिमाण भी आपका निश्चित और अनिश्चित में आ जाएगा। इसके भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। ये परिमाणवाचक में है और ये आपका आ जाएगा किसमें, संख्यावाचक में। इसे लिखें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करें कि आपके जो विशेषण के चार भेद हैं, ठीक है। इतना लिखिएगा, इसको हम आगे लिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला आपका विशेषण है गुणवाचक, जिसमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष के बारे में आप बताएंगे। दूसरा परिमाणवाचक, जिसमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल के बारे में आप बताएंगे। तीसरा है संख्यावाचक, जिसमें आप किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताएंगे कि कितनी संख्या में है। और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण, जिसमें आपका सर्वनाम आता है। कहाँ आता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन चारों को आप नोट करें, गुणवाचक गुण दोष, परिमाणवाचक मात्रा या नाप तोल, संख्यावाचक जिसमें संख्या आएगी, और सार्वनामिक में आपका सर्वनाम आएगा। चलिए, इसके सभी भेदों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ देखें, पहला हेडिंग डालेंगे गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की, किसके, संज्ञा और सर्वनाम शब्द के गुण और दोष बताते हैं, उन्हें कहेंगे आप गुणवाचक विशेषण। अब गुण दोष में आपके क्या क्या आ जाते हैं। सबसे पहला भाव भी आ जाएगा गुणवाचक में। रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण, दिशा, ये सभी आपके किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में। अब देखिए भाव में क्या क्या आ जाता है, बुरा, कायर, वीर, डरपोक, ये सभी भाव हैं और ये भाव जो है गुण में आते हैं, ठीक है ना। रंग, आपका जितने भी रंग हैं, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, जितने भी रंग हैं सभी आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगे। यानी कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के जब आप रंग के बारे में बताएंगे वो आपका गुणवाचक विशेषण होगा। इसके अलावा दशा, दशा का मतलब यहाँ क्या क्या आ सकता है, दशा में पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, पिघला, भारी आदि, ये सभी दशा में आ जाते हैं। आकार में आपके गोल, सुडोल, नुकीला आदि सभी शब्द आकार में आ जाएंगे। समय में आपका दोपहर, संध्या, सवेरा, ये सभी शब्द आपके किस में आ जाएंगे, समय में, ठीक है। इसके अलावा भी होंगे। स्थान में आपका बाहर,
बाहरी, बाहर, ऊपर, किनारे, आप सभी जानते हैं। स्थान जितने भी होंगे वो सभी आपके इसमें आ जाएंगे। ऐसे ही गुण आपके बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी, ये सब जो है आपके गुण में आ जाएंगे। दिशा भी इसमें आ जाती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये जितने भी दिशाएं हैं सभी जो है इसमें आ जाती है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आपके जो भाव हैं, जो गुण हैं, जो रंग है, जो दशा है, आकार है, समय, स्थान, दिशा, ये सभी आपके गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करें कि जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण या दोषों को बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसमें कुछ उदाहरण जैसे भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण, दिशा, ये सभी लिखें आप। चलिए इसके बाद देखें नेक्स्ट आपका गुणवाचक के बाद है आपका दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक के बाद दूसरा विशेषण आपका आता है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। तो इसमें देखें जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, क्या क्या मात्रा अथवा नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें आप परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ये के भी दो उपभेद हैं, जैसे कि ऊपर बता चुके हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है ना। तो ये दो उदाहरण से यहाँ पर इसको लिखें पहले इसकी परिभाषा कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल, दो चीजें यहाँ बताएगा, या तो मात्रा बताएगा या नापतोल को बताएगा, का बोध कराए या बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। साथ में लिखेंगे परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद हैं। पहला उपभेद है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। दो उदाहरण यहाँ देखें आप कि बाजार जाकर 2 सेर घी ले आओ, ये आपको निश्चितता को बता रहा है, निश्चित परिमाणवाचक। मैंने आज बहुत सारा खाना खाया, तो ये जो बहुत सारा है ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, अर्थात यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है ना। तो इसी के साथ आप इसकी परिभाषा भी लिख लेंगे कि जो विशेषण शब्द वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे, और जो विशेषण शब्द वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। चलिए जल्दी लिखें इसे। तो आपने यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद लिखने हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में आपकी निश्चित मात्रा का बोध होगा और अनिश्चित में अनिश्चित मात्रा का बोध होगा, यानी कि वो निश्चित नहीं होगा। बहुत सारा खाना खाया, कितना खाया वो निश्चित नहीं है, या बहुत कम खाया, वो कितना खाया वो नहीं पता। ठीक है। यहाँ पर अनिश्चितता को ये बताता है, ये आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलिए इसके बाद संख्यावाचक विशेषण है नेक्स्ट आपका। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आप संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, किसका, संख्या या का बोध कराते हैं उन्हें आप संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। इसके भी दो भेद हैं, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है। पहला है आपका निश्चित संख्यावाचक। अब जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है। और ऐसे ही अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें आप अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे। ठीक है। तो दो है यहाँ पर, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि हमने परिमाणवाचक विशेषण में भी पढ़ा था। तो इसको भी आप लिख लिए जल्दी से। संख्यावाचक विशेषण लिखेंगे और इसके बाद इसके दो उपभेदों के नाम लिखेंगे। ठीक है।
परिभाषा आपको लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ये आप समझ लेंगे, तो इसको आप इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसकी परिभाषा लिखने की, बस आप उदाहरणों से इसे समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखें, यहाँ पर आपका क्या लिखा है, दो उदाहरण यहाँ दिए हैं। पहला है, दोनों बहनों ने प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते। दोनों बहनों ने, तो यहाँ पर ये जो दोनों शब्द है ये निश्चित संख्या का बोध कराती है। यहाँ लिखा है कुछ बच्चे चित्र देख रहे हैं, तो ये जो कुछ शब्द है ये अनिश्चितता का बोध कर रही है। अब आपको चित्र में गिन नहीं लेना है कि बच्चे दो दिख रहे हैं तो दो ही हैं, ऐसा नहीं है। हमें वाक्यों पर ध्यान देना है, चित्र को आप बार बार आप नहीं गिनेंगे, हो सकता है इसके पीछे भी बच्चे हों। तो यहाँ पर कुछ बच्चे चित्र देख रहे हैं, तो यहाँ कुछ शब्द ये अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। ये जो शब्द है ये कौन सी संख्या है, कितनी संख्या है, ये अनिश्चित है, लेकिन दो यहाँ पर निश्चित संख्या है। ठीक है, तो इन दो उदाहरणों को लिख लें। और इसके बाद आपका लास्ट है सार्वनामिक विशेषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसमें बच्चों को डाउट रहता है। इससे पहले तो बिल्कुल सिंपल थे, उनको तो आप कर लेंगे। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, इसकी परिभाषा देखें कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं। जो सर्वनाम शब्द, कौन सा सर्वनाम शब्द किससे पहले आते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं, उन्हें और उनकी ओर संकेत करते हैं। ठीक है, और उसकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहेंगे या फिर संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से देखें, यह रोहन की पुस्तक है, यह रोहन की पुस्तक है। इस पूरे वाक्य में आपका संज्ञा क्या है, रोहन है, और रोहन से पहले लिखा है यह, और यह जो शब्द है ये आपका सर्वनाम है, ये आपका क्या है, सर्वनाम है। अब जब हम चार्ट में, हमने फ्लो चार्ट में देखा था, तो वहां पर हमने लास्ट में कहा था सार्वनामिक विशेषण के नीचे सर्वनाम लिखा था। मैंने आपको कहा मैं बाद में बताऊंगी कौन सा सर्वनाम। तो जब संज्ञा के आगे सर्वनाम आ जाता है तो वहां पर आप कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। अब जरा वाक्यों पर ध्यान दें, इस वाक्य पर ध्यान दें, यह पुस्तक, यह रोहन की पुस्तक है, यह रोहन की पुस्तक है। चलिए मैं पुस्तक की जगह पेन की बात करूं, मैं कहूं कि यह रोहन की पेन है, तो मैं यहाँ पर संकेत कर रही हूँ किसकी तरफ, पेन की तरफ। और यहाँ पर ये आपका संकेतवाचक विशेषण भी कहलाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप किसी वस्तु की तरफ जो है संकेत करेंगे। यह पुस्तक रोहन की है, तो पुस्तक क्या है, संज्ञा है, और इससे पहले यहाँ पर सर्वनाम आ गया है। परिभाषा में देखें क्या लिखा है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आते हैं, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, वह आपका कहलाता है क्या, सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद एक और यहाँ पर टॉपिक आता है कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर क्या है। ठीक है, क्योंकि आप कई बार कहेंगे कि संख्यावाचक भी आपका निश्चित और अनिश्चित आ रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर, संख्यावाचक कुछ विद्यार्थी, जैसे यहाँ कुछ विद्यार्थी दिया है, लेकिन उन विद्यार्थियों को आप गिन सकते हैं। ठीक है, बहुत सेब, आप इनको भी गिन सकते हैं।
ये आपके संख्यावाचक है। ठीक है। परिमाण में देखिए, कुछ आटा तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। बहुत बारिश, आप उसकी मात्रा बता सकते हैं, आप उसे गिन नहीं सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या अंतर हुआ? आप संख्यावाचक को हमेशा गिन सकते हैं, चाहे आपको वाक्य में कुछ भी दिया हो। ठीक है, यानी कि उसको गिना जा सकता है, लेकिन परिमाणवाचक को आप नहीं गिन सकेंगे। ठीक है, कुछ आटा दिया है तो इसको तो आप तोल सकेंगे, इसको आप गिन नहीं सकेंगे। बहुत बारिश या बहुत कम बारिश है, इसकी मात्रा आप बता सकते हैं, लेकिन इसको भी आप गिन नहीं सकते हैं। तो संख्याएं क्या होती हैं जिसको आप गिन सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जहां पर आपको इस प्रकार से दिया जाए, कुछ विद्यार्थी, अब उन कुछ विद्यार्थियों को आप गिन सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, आप चित्र देख करके ये ना कहें कि यहाँ पर 2 बच्चे हैं, ये तो गिने जा रहे हैं, वाक्य की बात कर रहे हैं हम, लेकिन जब गिनने पे आए तो गिन भी सकते हैं उसे। ठीक है, तो वो संख्यावाचक में आ जाता है आपका। तो संख्यावाचक को आप गिन सकते हैं और परिमाणवाचक को आप गिन नहीं सकते हैं, उसको आप तोल सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों में अंतर है, तो इसको आप जरूर लिखें। एक शब्द यहाँ आया है, इसके बाद चलिए लिखिए आपने, एक शब्द आया है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब देखो, सार्वनामिक विशेषण भी तो सर्वनाम ही है, तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो यहाँ आप हेडिंग डालें कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। फिर है तो वो भी सर्वनाम ही, लेकिन इनमें अंतर क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमें बहुत जरूरी है जानना। देखें, यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के साथ पर स्थान पर हो तो वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा आप क्या बोलते हैं कि संज्ञा अथवा संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे आप सर्वनाम कहते हैं। परंतु जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पहले उसकी विशेषता बताने के लिए क्या हो की जाती है, तो यह आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे एक उदाहरण में देखें आप, इस उदाहरण में देखें, सार्वनामिक विशेषण में यह मेरा घर है, यह मेरा, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। तो ये मेरा जो है सर्वनाम है। ठीक है, और ये उसका सार्वनामिक विशेषण है। एक प्रकार से इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, क्योंकि हम किसी वस्तु या किसी प्राणी की तरफ क्या करते हैं, संकेत करते हैं। देखो, वह, ये जो है ये सर्वनाम है और इसके आगे से फिर से या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। उससे पहले भी सर्वनाम जब आ जाए तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। उस लड़के को बुलाओ, तो ये आपका संज्ञा है, और इससे पहले उस आया तो ये आपका सार्वनामिक कहलाता है। ठीक है, सब चित्र ले आओ, चित्र यहाँ पर आपका संज्ञा है और इससे पहले आपने सब लगा दिए, तो ये सभी आपके सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संज्ञा या सर्वनाम के आगे से लग रही है। लेकिन इसको तो हम क्या करते हैं, सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग करते हैं। वह आया, वह कौन है, वो कोई संज्ञा होगी और उसी के स्थान पर हमने वह प्रयोग किया होगा। उसको बुलाओ या सब मान गए, तो ये बेसिकली दोनों में अंतर है, संज्ञा और सर्वनाम, सॉरी, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण जब संज्ञा के आगे से या सर्वनाम के आगे से भी वो लग सकता है, और यहाँ पर वो एक प्रकार से संकेत भी करता है, लेकिन सर्वनाम क्या करता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, इसे हम कहेंगे संज्ञा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमने यहाँ पर आपके जो विशेषण के 4 भेद हैं उनको भी पढ़ लिया। हमने यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर जान लिया। ठीक है, तो आप इसके उदाहरणों को घर में करें और इसको एक बार फिर से रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।